बीएससी पार्ट 1 के डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत केमिकल बॉन्ड में जो सैद्धांतिक बंध बनते हैं उनमें दिशात्मक गुण पाया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पहले कि एटॉमिक ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि अपोजिट स्पिन के होते हैं, जब एक दूसरे नज़दीक आते हैं तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड जो होते हैं ये दिशात्मक भी होते हैं, इनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। वो किस तरह से वो देखते हैं, तो सिंपल सा यहाँ पे हमने पिछली बार लिया था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए एग्जांपल लिया था। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु 1s कक्षक होते हैं। ऐसे अध्यापन के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। चूँकि ऐसा ऑर्बिटल कैसी शेप का रखता है, स्फेरिकल होता है, जैसे हमने पहले बताया था। तो एक स्फेरिकल ऑर्बिटल दूसरे स्फेरिकल ऑर्बिटल से यहाँ पे बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड जो बनता है सिग्मा बॉन्ड, वो कैसा होता है, दिशाहीन होता है, यानी कि कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं रखता है। लेकिन अन्य ऑर्बिटल जो कि पी ऑर्बिटल हैं, डी ऑर्बिटल हैं और एफ ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल कैसे होते हैं, दिशात्मक होते हैं। इनकी कुछ ना कुछ डायरेक्शंस होती है, इनके लोब्स पाए जाते हैं, एक निश्चित डायरेक्शन में इनके लोब्स स्थित होते हैं। अतः ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे, ये दिशात्मक बंध बनाएंगे। अतः यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है, दिशात्मक होता है। एस ऑर्बिटल को अध्यापन के द्वारा जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो उसको छोड़ करके अन्य ऑर्बिटल कैसे होते हैं, दिशात्मक होते हैं। और इसी दिशात्मक गुण के कारण ये और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एक निश्चित आकृति ग्रहण करते हैं, निश्चित आकृति रखते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल बात करें CH4 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल है, वो एक निश्चित आकृति रखता है। क्यों रखता है, वो कौन सी आकृति है आप लोग जानते हैं, वो है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है CH4 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक निश्चित डायरेक्शन में ये आकृति रखते हैं। इसी तरह से हम बात करें BF3 मॉलिक्यूल, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल है, वो भी एक निश्चित आकृति रखता है। उसमें बॉन्ड एंगल एक निश्चित होते हैं। कितना बॉन्ड एंगल होते हैं आप सभी जानते हैं कि BF3 में FBF जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, और आकृति कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इनकी निश्चित आकृति के पीछे कारण क्या है, ये जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं या जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शंस होने की वजह से इनमें एक निश्चित आकृति होती है। तो सिंपल सा एग्जांपल लें हम यहाँ पर, वो एग्जांपल कौन सा है, बोरॉन मॉलिक्यूल ले लें। तो बोरॉन मॉलिक्यूल में जो P2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे एक परमाणु बोरॉन परमाणु है, और उसका आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2pz होता है। तो निश्चित रूप से 2pz1 जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वही यहाँ पे भाग लेगा ओवरलैपिंग में, और 2pz ऑर्बिटल एक एटम का और दूसरे का 2pz ऑर्बिटल, और जेड एक्सिस पे ही जा करके ये आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं जेड एक्सिस पे, और जेड एक्सिस पे ही जा करके ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो निश्चित रूप से ये समाक्षीय अध्यापन होगा, क्योंकि दोनों का अक्ष क्या है, जेड और जेड है, और जेड अक्ष ही हमने यहाँ पे अध्यापन भी भाग ले रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर और जो बनेगा बॉन्ड बनेगा वो इस तरह की शेप का बनेगा, जैसे कि हम तुम्हारे सामने देखा रखा है। तो ये वाली शेप है, यहाँ पर समाक्षीय अध्यापन हुआ, और यहाँ पर इस तरह का जो बीच वाला पिंडक है वो बड़ा हो जाता है। बाकी जो छोटे छोटे पिंडक होते हैं यहाँ पे ये बताते हैं कि यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और इस तरह की यहाँ पे डायरेक्शन होती है जो कि जेड एक्सिस पे स्थित होते हैं। ये ऑर्बिटल कहाँ स्थित होते हैं, जेड एक्सिस पे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनके इसी तरह की हम व्याख्या कर सकते हैं। फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए बता सकते हैं कि 2pz ऑर्बिटल ही यहाँ पर भाग लेगा अध्यापन में, इस तरह से जो है हम बता सकते हैं। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल लें हम, वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, जैसे हमने पिछली बार बताया था कि 1s2 2s2 2px1 2p, है ना, इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका, और 2pz0। तो यहाँ पे बुक में सही नहीं दे रखा, इसको सही कर लेना कि ऑक्सीजन का 2pz0 इस तरह से होता है।
यहाँ पे 1 दिखा रखा है, तो अतः इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले ही ऑर्बिटल यहाँ पे अध्यापन में भाग लेते हैं। तो निश्चित रूप से एक px ऑर्बिटल भाग लेगा और px ऑर्बिटल भाग लेते हैं, तो माना कि यहाँ पर जो अध्यापन करने वाला जो ऑर्बिटल है जिस पर ये अध्यापन हो रहा है वो अक्ष है, वो माना कि पी वाई है, या हम यहाँ पे पी वाई हमने माना है जिस पे ये एक दूसरे के समीप आते हैं। तो निश्चित रूप से पी एक्स ऑर्बिटल और पी एक्स ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। ये पी जेड ऑर्बिटल ले रखा है और यहाँ पर जो एक दूसरे समीप आते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर गलत दे रखा है। सिंपल सा जो हम यहाँ पर डायग्राम में जो जेड एक्सिस को मान लें और पी एक्स ऑर्बिटल इसके लंबवत हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये इस तरह से समपार्श्विक अध्यापन होगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और पाई बॉन्ड की जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रखी है, तो ये पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड जो बनता है ये इस तरह से बनता है। तो ये यहाँ पे जो छोटे जो गोल दिखा रखे हैं, छोटी छोटी गोल सर्कल दिखा रखे हैं, वो यहाँ पे न्यूक्लियस को प्रदर्शित करता है। और ये जो बनाना जैसी स्ट्रक्चर है ऊपर और नीचे, ये इसकी लोब्स हैं किसकी, पाई बॉन्ड की। तो ये पाई बॉन्ड की इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है जो कि इस एक्सिस के ऊपर की तरफ होती है और नीचे की तरफ, है ना। तो इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों अक्षों के मध्य में, यानी कि दोनों न्यूक्लियस के मध्य में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, लेकिन उस एक्सिस के ऊपर व नीचे 2 पालियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण से जो है इस तरह से बॉन्ड बनता है। और यही वजह है कि पाई बॉन्ड की एनर्जी जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड से कम होती है, क्योंकि पाई बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो नाभिक के बीच में स्थित ना होकर के उनके ऊपर और नीचे स्थित होते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे स्थित होते हैं। और जबकि सिग्मा बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों ही न्यूक्लियस के ठीक बीच में स्थित होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम बता सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है अधिक मजबूत क्यों होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस को बांधे रखते हैं मजबूती से, इसी कारण से मजबूत होता है। और जबकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के ऊपर व नीचे पाए जाते हैं, जिसके कारण से वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे व्याख्या करते हैं इनकी मजबूती का, कि सिग्मा बॉन्ड मजबूत क्यों होता है। तो इस तरह से यहाँ पर दिखा रखा है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड दिखा रखा है कि किस तरह से यहाँ पर जो पी वाई एक्सिस है, तो पी वाई ऑर्बिटल इस परमाणु का, पी वाई ऑर्बिटल इस परमाणु का, तो दोनों ही वहाँ पी वाई, ये पी वाई ऑर्बिटल है और ये भी पी वाई ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, अपोजिट स्पिन के हैं, समअक्षीय अध्यापन होगा क्योंकि बाई एक्सिस पे अध्यापन हो रहा है। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ पर ठीक बीच में बनता है सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, माना कि जेड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो तीनों ही ऑर्बिटल समान एनर्जी के हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो यहाँ पे इस तरह से पी जेड ऑर्बिटल आप इसमें बॉन्डिंग करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम बता रखें कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शन किधर हुई, दोनों ही नाविकों के बीच में स्थित हुई। और पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे, ऊपर और नीचे स्थित होते हैं। तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर, यानी कि ये डायरेक्शनल होते हैं सिग्मा बॉन्ड, और इन सिग्मा बॉन्ड की डायरेक्शन की वजह से कि इनकी निश्चित संरचना भी होती है। ऐसे ही यहाँ पे एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए बता रखा है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जानते हैं 1s2 2s2 x1 2p y1 2p z1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तीनों ही p ऑर्बिटल में समान ऊर्जा के हैं, तीनों ही यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं और ये आपस में क्या करते हैं, अध्यापन करते हैं। px के साथ, माना कि x एक्सिस यहाँ पे क्या माना गया है, समनाभिकीय एक्सिस है, x एक्सिस। तो यहाँ पर px समाक्षीय अध्यापन होगा, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये पाई बॉन्ड बनाएंगे कौन, पी वाई
और पीजेड पीजेड भी यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन के केस में। तो इस तरह से हम यहाँ पे व्याख्या करते हैं। तो ये तो हुआ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, यानी कि दोनों ही नाभिक में एक जैसे हों मॉलिक्यूल में, तो इस तरह से यहाँ पे होता है। लेकिन जब हेटेरो मॉलिक्यूल होते हैं, हेटेरो जो न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि हम बात करें सिंपल से एग्जांपल लें वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल है। तो H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन परमाणु हैं, दो हाइड्रोजन हैं। यहाँ पे समान दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, लेकिन दोनों हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे वैलेंसी जानते हैं हम कि ऑक्सीजन की दो होती है, हाइड्रोजन की एक होती है, यानी कि एक सिग्मा एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु के साथ ऑक्सीजन अलग अलग बॉन्ड बनाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2px2 2p/1 2pz1। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए ऑक्सीजन के पास, दो हुए, और दोनों ही अनपेयर्ड वाले ऑर्बिटल हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल हैं, वो अध्यापन करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ। अतः चूंकि p ऑर्बिटल समान ऊर्जा के हैं, अतः ये समान ऊर्जा के होने की वजह से ये इनके जो लोब्स पाए जाएंगे वो px py और pz एक तीनों ही एक दूसरे के लंबवत होंगे। चूँकि px में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, अतः py और pz यहाँ पे अध्यापन इस तरह से होगा, इस तरह से यहाँ पे अध्यापन होगा py और pz के साथ। px यहाँ पे कोई अध्यापन में भाग नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट है, इस तरह से भरा हुआ है। तो केवल अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। तो इस तरह से भाग लेते हैं यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आगे यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कहाँ बनेगा, py और pz के साथ बनेगा, और py और pz ऑर्बिटल कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। अतः इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों ही ऑर्बिटल कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इस तरह से 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में 90 डिग्री का एंगल पाया नहीं जाता। कितना पाया जाता है, 104 डिग्री 28 मिनट, यानी कि 104.5 डिग्री लगभग पाया जाता है। तो इस तरह से ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट की सहायता ली गई, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, है ना। और संकरण के आधार पर इसकी हमने व्याख्या की गई। तो ये बताया था संकरण के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर किसी एक परमाणु के एटॉमिक ऑर्बिटल अध्यापन करने से पहले अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं। वैलेंस शेल के ऑर्बिटल पहले अध्यापन से पहले अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं, और पुनर्वितरण के पश्चात जितने परमाणु कक्षक भाग लिए संकरण में उतने ही नए कक्षक बनते हैं, जो कि समान ऊर्जा, आकृति और आकार में समान होते हैं। तो इस कंसेप्ट जो कहलाता है वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, इस कंसेप्ट के आधार पर इन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की व्याख्या की गई। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।